वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्सेज क्या होती है एंड कितना ज़रूरी है आज के समय पे हमें अपनी रिसोर्सेज को बचाना, उन्हें सेव करना, क्योंकि ज़्यादातर हमारी रिसोर्सेज जो है वो क्या हो रही हैं, पॉल्यूटेड हो रही है और डिग्रेड हो रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेंगे एक्चुअली में ये रिसोर्सेज होती क्या है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है। रिसोर्सेज क्या होती है गाइस? रिसोर्सेज वो चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं और जो हमारी वांट्स को जो है सेटिस्फाई करती है, यानी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, और जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, पहला अभी डेफिनेशन में आपको ना पॉइंट बाय पॉइंट यहीं पे लर्न करवा दूंगी, तुम्हें लर्न रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या रिसोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ है एनवायरनमेंट की हमारी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाने के लिए आपके पास बस है और स्कूटी है, ठीक है, और उसमें क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। तो पेट्रोल हमें किससे मिल रहा है? पेट्रोल हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहा है। पेट्रोल क्या है? एक रिसोर्स है। आपको गर्मी लगती है, आप क्या करते हो? फैन ऑन करते हो। फैन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है हमें? हमारी इन रिसोर्सेज से मिल रही है। ठीक है, आपको पानी पीना है, वाटर इज अ रिसोर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज क्या हुआ? एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स और ऐड होते हैं। ऐसा नहीं है हम हर चीज़ को रिसोर्स कह देंगे जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। 2-3 क्राइटेरिया इसमें और होते हैं, तब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिसोर्स कहते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया उसका क्या है? कि नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। उसके बाद अगला कैटेगरी क्या आती है कि वो रिसोर्स हम उसे कहेंगे जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। रिसोर्स हम उस चीज़ को कहेंगे जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पाए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो किसी एक जगह पे बहुत सारा लैंड है, उसके नीचे हमें पता चला है कि बहुत सारा कोयला है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है भैया, हम माइनिंग करके वहाँ से कोयला निकाल सकते हैं। तो क्यों निकाल पाएंगे हम कोयला? क्योंकि हमारे पास माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी है और हमें पता है हम कोल को बाकी फर्दर प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हैं। हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम उसे फ्यूल बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत काम कर सकते हैं हम कोल से। तो कोल को बाहर निकालने की लैंड में से हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्निक है। वो क्या है? माइनिंग है। तो रिसोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं। कोल को हम रिसोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोल हमें पता है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही के साथ हमारे पे टेक्नोलॉजी भी है कि हम कोल को उस लैंड के अंदर से बाहर लेकर आ पाए। ठीक है, माइनिंग करके। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए? कि वो इकोनॉमिकली फीसिबल भी हो। इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड बात है। इकोनॉमिकली फीसिबल मतलब कि हमें भैया उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो। ऐसा ना हो कि भैया उस रिसोर्स को बाहर निकालने में, टेक्नोलॉजी के लगाने के बाद भी उसको एक्सेस करने में हमारा इतना खर्चा आ जाए कि हमें उससे कुछ फ़ायदा ही ना हो। फॉर एग्जांपल वो जो मैंने आपको लैंड बताया जिसके अंडर कोल था, हमने वहाँ माइनिंग करी, हमारे तो करोड़ों रुपए लग गए, खर्च हो गए हमारे। ठीक है, और जब हमने वहाँ से कोल बाहर निकाला तो पता चला 1-2 लाख रुपए का ही कोल बाहर आया है। तो उसमें क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ। हमारी टेक्नोलॉजी तो करोड़ों रुपए की यूज़ हो गई, कोल हमें इतना मिला नहीं। तो उस समय पे हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे माइनिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्स उसी चीज़ को कहते हैं जो एक हमारी वांट सेटिस्फाई कर रही हो। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। तीसरी चीज़ क्या हुई? वो इकोनॉमिकली फीसिबल भी हो, यानी कि टेक्नोलॉजी से जब हम उसे एक्सेस करें तो बहुत खर्चा ना हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कई ऐसे जगह है जैसे जहाँ पे फ्रेश रिवर वाटर नहीं होता है बट समुद्र का पानी है। अब हम समुद्र के पानी को भी तो प्रोसेस करके पानी पीने का बना सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। ठीक है, कई जगहों पर होता है समुद्र के पानी से भी फ्रेश वाटर बनाया जाता है, बट ज़्यादा इसको क्यों नहीं यूज़ करा जाता है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। ठीक है, एंड एक लास्ट क्राइटेरिया भी होता है एक रिसोर्स को रिसोर्स कहने में। वो क्या है? कि कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे, वो चीज़ कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। अब कल्चर में एक्सेप्टेबल हो मतलब यानी कि हम सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करें हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो जो कोल का एग्जांपल दिया कि भैया लैंड के अंडर में कोल है। अब मैं आपको कह रही हूँ वो कोल पता है आपको कहाँ है? वो कोल ऐसी जगह पे है जहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई है, लोगों का घर है, लोग बहुत खुशी से वहाँ पर रह रहे हैं, सालों से लोग वहाँ पर रह रहे हैं और वो जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते। ठीक है, और अब मैं आपको कह रही हूँ कि वहाँ नीचे कोल है, हम खुदाई करेंगे, उन सब लोगों को घर से निकालना पड़ेगा, उनके घर तोड़ने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहेंगे अरे हमें कोल का क्या करना है, हम आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, जितने का भी कोलो लीव इट, यही कोई सोचेगा कोई आम इंसान। ठीक है, तो रिसोर्स हम उसको कहते हैं जो कल्चर को भी एक्सेप्टेबल हो, कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट करियो कि ठीक है यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं
सो एंड सो प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्स वो होती है जो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे। तो फाइनल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिसोर्स क्या है? एनीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स है, विंड रिसोर्स है, विंड देखा है, हवा, विंड जो होती है उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं, विंड मिल्स लगा के वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है, विंड रिसोर्स है। हमारा लैंड रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है, इवन हम ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि हम ही ये सब लैंड को, वाटर को यूटिलाइज कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो सब कुछ रिसोर्स है, बट साथ ही के साथ में रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक फीसिबल भी होनी चाहिए और साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। तो आप समझ में आ गया रिसोर्स किसे कहोगे आप? जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस भी कर पाए, बहुत खर्चा भी ना हो और सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ से, उसे कहेंगे हम रिसोर्सेज। अब आपको रिसोर्स की पूरी डेफिनेशन आ गई, एक बार इसको रीड कर लो एंड अब आपको रिसोर्सेज समझ में आ गई है। बट गाइज ये जो रिसोर्स होती है ना, अब किसी भी रिसोर्स को यूजफुल बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मैं और तुम, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स नहीं होते और अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं बनाते तो वो रिसोर्सेज वैसे ही रहती। रिसोर्सेज क्या है? हमें नेचर से मिली है, बट उनको यूजफुल किसने बनाया? हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके घर से काफ़ी दूर एक रिवर बह रही है, ठीक है, और आपके घर में पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे? कभी कभी जाके वहाँ से पानी भर के ले आओगे। बट हम ह्यूमन बींग्स ने क्या करा? हमने रिवर्स के अंदर क्या लगाई? पाइपलाइंस फिट करी, जिससे उससे पानी हमारे घर तक आ जाता है। तो पानी की टेक्नोलॉजी, पानी को रिवर्स से लेके आपके घर तक, आपके टैप में लाने की टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ह्यूमन बींग्स ने बनाई। तो ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एक रिसोर्स को एक्सेसिबल बनाने में, ठीक है। अब कोल है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बट कोल ने अपने आप थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बना दी, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी बनाई जिसके थ्रू कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो ह्यूमन बींग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक रिसोर्स को यूजफुल बनाने का, जो आप इस ट्रायंगल से समझ सकते हो। क्या लिखा है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। एक रिसोर्स को रिसोर्स बनाने के लिए ना एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो तीनों काम कौन करवाता है? ह्यूमन बींग। हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं? नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हमें एक लैंड में पता चला नीचे कोल है तो हम वहाँ पे गए, नेचर हमें क्या दे रहा है? कोल दे रहा है, वो कहाँ है? लैंड के अंडर है। उसे बाहर कैसे निकालेंगे? हम उसे बाहर निकालेंगे विद द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने माइनिंग करके उसे बाहर निकाला, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है? जैसे हमने जब माइनिंग करके कोल निकालिए, देन वी विल थिंक दैट हम उस कोल का क्या करें, उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या फ्यूल जनरेट करें, उसे इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में। ह्यूमन बींग्स ही तो टेक्नोलॉजी लाते हैं जिससे वो नेचर से रिसोर्स बाहर निकाल पाए, और नेचर का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है नेचर का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर हमें रिसोर्स देगी ही नहीं तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पानी है ही नहीं, अगर कोल है ही नहीं लैंड के अंडर में, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो देयर इज़ अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशन, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम ह्यूमन बींग्स नेचर पे, टेक्नोलॉजी पे और इन सब चीज़ों पे इंटरडिपेंडेंट। यही चीज़ आपको इस लाइन्स में बता रखी है। क्या? एक बार इनसे रीड करके देखते हैं। देयर इज इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर, हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम लैंड पे गए, हमने चेकिंग करी, अरे हाँ तो नीचे कोल है, थ्रू टेक्नोलॉजी। फिर क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, माइनिंग करके उस कोल को बाहर निकालेंगे, एंड देन वी क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जब वो कोल हमारे पास आ गया तब हम कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, जिससे उस कोल को हम यूज़ कर पाए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उस कोल से हमने बिजली बनाई, उसे दूसरे देशों में बेचा, जो भी कुछ भी करा हमने अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो देयर इज़ अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या? इंस्टीट्यूशन मतलब कि जिस तरीके से हमने उसको बाद में यूज़ करा। ये आपको समझ में आ गया कि नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में, ठीक है। चलो भैया अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा वाटर भी रिसोर्स है, फ्यूल भी रिसोर्स है, ठीक है। अलग अलग टाइप की रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। क्रॉप्स भी रिसोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स भी रिसोर्सेज हैं, हम ह्यूमन भी रिसोर्स है। तो इतनी सारी रिसोर्सेज है तो क्यों ना इनको क्लासीफाई कर दिया जाए। तो यस, क्लासिफिकेशन हमारे पास है। कितने क्लासिफिकेशन है यहाँ आप देख सकते हो। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो टाइप की रिसोर्सेज होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक कौन सी रिसोर्स होती है? लिविंग रिसोर्सेज, जो लिविंग थिंग्स से आती हैं, या फिर आपको जो हमारे लिविंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि प्लांट्स,
एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स, हम कौन है, हम बायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है। और ए बायोटिक कौन सी, वही जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हुई हमारी, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये हो गई हमारी ओरिजिन के बेसिस पे। बायोटिक कौन सी, जो लिविंग थिंग से डिराइव हुई है। ए बायोटिक कौन सी, जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव हुई है, ठीक है, जो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में कौन सी आ गई, लैंड, वाटर, एयर, और लिविंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये कौन सी हो गई हमारी बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो कब खत्म होंगी, या वो खत्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। एग्जॉस्टिबल हो जाना मतलब होता है खत्म होना। तो उसके बेसिस पे हमारी दो रिसोर्सेज होती है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। नाम से ही समझ जाओ, रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स जिनको हम रिचार्ज कर सकते हो। आपके फ़ोन की बैटरी अगर जो है कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, दोबारा से उसे रिचार्ज कर लेते हो, कुछ समय के अंदर आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है। वैसे ही ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, अगर हम इन्हें रिचार्ज करना चाहें थोड़ा टाइम देने को तो ये रिचार्ज हो सकती हैं। बट यहीं पे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम इन्हें चाहकर भी रिचार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिचार्ज होने में, तब तक के लिए तो कोई बचेगा ही नहीं इन्हें यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो क्राइटेरिया में रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कैसी, विंड एनर्जी हो गई और सोलर एनर्जी हो गई, और वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर कैसे है गाइस, हम कहते हैं भाई वाटर तो खत्म होने वाला है, दुनिया में पानी हमें बचाना चाहिए, बट वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों है? आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी बचपन में, किस तरीके से अगर हम वाटर को ओवर यूज़ ना करें तो वाटर साइकिल के थ्रू, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर रिचार्ज हो जाता है। बट हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं कि रिचार्ज होने का भी आजकल फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या, फॉरेस्ट भी हम क्या है, कट करे जा रहे हैं और अपनी बिल्डिंग, अपने घर, अपने स्कूल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बट फॉरेस्ट को भी अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो फॉरेस्ट भी अपने आप रिचार्ज हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। बट वहीं पर अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, इनमें आता है कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस। ये सब रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। शायद बहुत 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 सालों बाद ये फिर से फॉर्म हो जाए, बट तब तक क्या पता ह्यूमन काइंड ही ना हो इन्हें देखने के लिए। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल है और ये रिन्यूएबल है। तो दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा ओरिजिनेशन पे, जिसमें थे बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एग्जॉस्टिबिलिटी पे हमने पढ़ा रेन्यूएबल जो रिचार्ज हो सकती है, नॉन रेन्यूएबल जो रिचार्ज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब इस पे हक किसका है। पहली होती है इसमें इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल की रिसोर्स है, जैसे तुम्हारी स्कूटी, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम किसी को टच नहीं करने देते हो, वो तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्स है। दूसरी रिसोर्स हुई कम्युनिटी रिसोर्स, जैसे तुम्हारे गली वाला पार्क, वहाँ पे हर कोई जाके खेल सकता है, वो कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट रिसोर्स हुई नेशनल रिसोर्स, यानी कि जो एक देश की रिसोर्स होती है, ठीक है, पूरा देश मिलकर उसे ओन करता है। लास्ट आती है हमारी इंटरनेशनल रिसोर्स, जो होती है हमारे पूरे वर्ल्ड पे जिसका हक होता है, जैसे कि हमारे ओशन, कुछ नॉटिकल माइल्स के बाद तक जो ओशन होता है हमारा, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, सभी का होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिसोर्स हमारी कौन सी होती है, नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंडर में हमने 4 टाइप में रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा है। पहली पोटेंशियल है। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होती हैं जिनके हमें पता है कि इनमें पोटेंशियल है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट अभी हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी होती है डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका हमें पता है पोटेंशियल भी और हमारे पे टेक्नोलॉजी भी और हम उन्हें अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तीसरी है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो पता है हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकती हैं, बट अभी हमारे पास इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन्हें यूज़ कर पाएँ। लास्ट है हमारे यहाँ रिजर्व रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको हमने रिजर्व में रखा है, यानी कि अपने लिए अभी बचा के रखा है। अब ये अगर मैं डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो हाँ आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ, बट गाइज अब की बार आपको यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट पेस्ट करा है, ये देखो आप लोगों का रेशनलाइज सिलेबस आया है, यानी कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके अब की बार 2022-23 स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पोटेंशियल, स्टॉक, ये सब ये आपको थोड़ा सा बता दिया है, डिटेल में नहीं पढ़ना आपकी बार। यहाँ आप देख सकते हो ड्रॉप टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, ये आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का ड्रॉप्ड टॉपिक है, यानी कि अगर आप इसे नहीं पढ़ते हो डिटेल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 2 और 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें इन सभी रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ाया गया है ना, वो आपका ड्रॉप्ड है टॉपिक, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ऊपर से क्लासिफिकेशन मैंने आपको सबका बता दिया है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल कौन सी है, लिविंग, नॉन लिविंग, एबायोटिक, बायोटिक कौन सी है, और आपकी
ओनरशिप के बेसिस पे कौन सी है और डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन सी है। डिटेल में हम नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ हमें गिवन है। इवन एक जो लास्ट आपकी बुक में बॉक्स है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। तो चलो जो हमें पढ़ना है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी हमारा रिसोर्सेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया है, क्या है रिसोर्सेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें ना हम सारी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो आजकल हो रही हैं क्योंकि हम इन रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं। देखो, हम ह्यूमन बींग्स को क्या लगता है कि ये रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर की, इन्हें यूज़ करते रहो। बट रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पानी भी चाहिए, हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें फ्यूल भी चाहिए, हमें खाने पीने के लिए लैंड को साफ रखना है जिससे हम उस पर क्रॉप उगा पाएँ और हम अपने लिए खाना बना पाए। बट धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी रिसोर्सेज को ख़राब करते जा रहे हैं। इसीलिए अब हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है हम इन रिसोर्सेज को बचाएं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताइए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कि आज के ज़माने में रिसोर्सेज के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है। डिप्लीट मतलब डिक्रीज हो रही हैं फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। पता है आपको, ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है हर कोई रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज कर रहा है। कई लोगों पर तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर पाए, नहीं। बट जो ग्रीडी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की वजह से रिसोर्सेज ओवर यूज हो रही है। यानी कि वो जिन पे 10-10, 5-5, 20-20 गाड़ियां हैं, कहीं इतनी सी जगह पे जाना है तो गाड़ी में जा रहे हैं, फालतू में रिसोर्सेज का जो है क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से भी आजकल क्या हो रहा है, हमारी रिसोर्सेज डिक्रीज हो रही है। प्रॉब्लम, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू फ्यू हैंड्स। एक और प्रॉब्लम है रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्या कि जो ये रिसोर्सेज है कुछ हैंड्स में एक्यूमुलेट हो गया। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन पे एक रिसोर्स इतनी भारी मात्रा में है और कुछ ऐसी कंट्रीज है उन पे वो रिसोर्स है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो, कुछ कंट्रीज है जिन पे वाटर है ही नहीं, उन्हें बाहर से पैसे दे के खरीदना पड़ता है। और कुछ कंट्रीज है जिन पे वाटर है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ऑयल है ही नहीं और कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनमें बहुत सारा ऑयल है और बाकी कंट्रीज को ऑयल खरीदना पड़ता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं क्या है गाइस, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवन ऐसा भी होता है कि एक कंट्री में कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होती ही नहीं है, वो उसे एक्सेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आप गाँव का देखो, कुछ ऐसे गाँव होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, वाटर नहीं है वहाँ पे, और कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ वाटर पार्क्स भी हैं और लोगों के पास पीने को पानी भी है और सब चीज़ों के लिए पानी है। तो यूज़ जो है हमारी रिसोर्सेज का वो हमें अच्छे तरीके से करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है जिससे हम सबकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। बट अभी इतना अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने क्या देखनी है, 2 प्रॉब्लम हमने देखनी। पहला, रिसोर्स डिप्लीट हो रही है। दूसरा, रिसोर्स कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा है। कुछ लोगों को रिसोर्स का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से सोसाइटी में रिच और पुअर का भी डिफरेंस आता है, हैव और हैव नॉट्स का भी। किसी भी रिसोर्स है, किसी भी रिसोर्स नहीं है। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अनसिस्टमैटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल अगर बताऊँ मैं आपको तो हम रिसोर्सेज को अनसिस्टमैटिक में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इससे सिर्फ यही नहीं है कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, इससे हमारे इन्वायरमेंट का भी बहुत नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब इन्वायरमेंट को बहुत क्राइसिस हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है ओजोन लेयर में भी। तो जितने टाइप की पॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन हो रही है क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ ली अपनी कि भैया हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, ये 3 प्रॉब्लम है। तो इन 3 प्रॉब्लम से हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइज, अगर हम इन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डेंजर में है। 2 तरीके से डेंजर में है। पहला, हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा, अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे यूज़ करेगी उन रिसोर्सेज को। तो आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होता है ना। तो ये जो 3 प्रॉब्लम हमने पढ़ी, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को हम सिस्टमैटिक वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे तो शायद हम अपनी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक क्राइटेरिया है कि इफ़ यू वांट कि आपके रिसोर्सेज से इन्वायरमेंट को भी कोई डैमेज ना पहुंचे आपके रिसोर्स यूज़ करने से, और साथ ही के साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बची रहे, हम सारी खत्म ना करें। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें मतलब हर एक कंट्री को फॉलो करनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में आती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि जो हमारी डेवलपमेंट है, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि उससे डैमेज ना हो हमारी इन्वायरमेंट
और जो डेवलपमेंट हो वो कैसे हो, वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को सैक्रिफाइस ना करे। इस लाइन को पढ़ो, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि हम इस समय पे कोल को यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, बट हमें इतना ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए कि कल को हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कोल और फॉसिल फ्यूल बचे ही ना, उनके पास ये सब यूज़ करने के लिए हो ही ना। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों के बच्चे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, ऐसा ना हो कि हम उनकी रिसोर्सेज भी आज ही यूज़ करके ख़त्म कर दें। तो हमें सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, जिससे ना ही इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे और ना ही हम उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आज हम ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे, अगर आज हम ज़्यादा कोल बर्न करेंगे, तो कल उनके लिए कोल बर्न बचेगा ही नहीं, कल उनके लिए जो है फॉसिल फ्यूल्स बचेंगे ही नहीं। तो फिर उनकी नीड्स सेक्रीफाइस हो गई ना, फिर उनको तो स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं मिलेगा। भाई हम सारा पेट्रोल खत्म कर देंगे तो फिर उन्हें साइकिल पे स्कूल जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बन जाएंगे, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमें कई बार कोल से टर्बाइन रन होते हैं। येस वी हैव सोलर एनर्जी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, बट फिर भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी रिसोर्सेज को जो है बचाएं। अब वाटर है, वाटर को हम कितना पॉल्यूट कर रहे हैं। अगर हम वाटर का पॉल्यूशन ख़त्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को अच्छी क्वालिटी का वाटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ऐसे अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करें कि ना ही इन्वायरमेंट को नुकसान हो। और आज के समय पे जो डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, हर कंट्री में डेवलपमेंट आ रही है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, यहाँ एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ से गोल्ड निकल रहा है, यहाँ से कोल आ रहा है, यहाँ से डायमंड एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सब जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे, हम उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये हमें नहीं करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया? अब जल्दी से जरा मुझे कमेंट सेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी बता देना। आई विल चेक योर डेफिनेशन। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब देखो, सभी लोगों को समझ में तो आ गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है, 1992 में क्या होता है, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर्स इकट्ठे मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। और बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, कैसे हर एक कंट्री में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आया जाए। देखो, आपने खुद देखा होगा हमारे वर्ल्ड मैप पे जितनी भी कंट्रीज़ है, उनमें से कुछ कंट्री है जो बहुत डेवलप्ड है, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ है जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, कुछ है जो नहीं भी करती होंगी। तो वो सब के ऊपर ना डिस्कशन करने के लिए 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर मिलते हैं और क्या डिसाइड करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जाए और कैसे हर एक कंट्री में डेवलपमेंट लेके आया जाए। ठीक है, कहाँ मिले थे? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। और इस मीटिंग को एक नाम भी दिया गया उनका, क्या था वो? अर्थ समिट। ठीक है, और ये पहली मीटिंग थी तो इसको बोला जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि सभी अलग अलग देशों के लीडर्स यहाँ पे मिले थे। तो फर्स्ट इंटरनेशनल समिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनिशिएटिव, हमारे अर्थ को सेव करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे लीडर्स मिले और उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हमारी अर्थ को कंजर्व करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। पहला इनिशिएटिव क्या था? उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट को डिक्लेरेशन भी बोल दिया जाता है। सभी स्टेट के हेड्स ने, स्टेट यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ गई थी, उनके लीडर्स ने एक डेक्लेरेशन साइन करा। उस डेक्लेरेशन का नाम क्या है? एग्जाम में 1 मार्कर में आ जाता है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे उन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन करा। साथ ही के साथ उन्होंने कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। वो क्या था? एजेंडा 21। समझे कुछ? यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रिसोर्सेज को बचाने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने एजेंडा 21 अडॉप्ट करा। अब ये क्या है, इतना अलग सा नाम एजेंडा 21? तो भाई ये एजेंडा 21 होता क्या है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ तीनों पॉइंट्स में आपको समझ में आ जाएगा एजेंडा 21 क्या है। तो सबसे पहला एम एजेंडा 21 का क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाए, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट हो ना हो एनवायरनमेंट को नुकसान, ना ही फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नुकसान हो। दूसरी चीज़ एजेंडा 21 में क्या कही गई कि हर एक कंट्री को एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सभी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी और क्या करेगी, एनवायरमेंटल डैमेज को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी कंट्री में एनवायरमेंटल डैमेज करना बंद कर देंगे तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, सब कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एक कंट्री है जो इतनी इंडस्ट्री लगा रही है, पॉल्यूशन कर रही है, एक है जिसने बंद कर दिया, तो दूसरी वाली को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो सब कंट्रीज़ अपनी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगी और क्या करेंगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम करेगी। दूसरी चीज़ पॉवर्टी को कम करने के लिए इनिशिएटिव लेगी और तीसरी चीज़ डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए। अब ग्लोबल पैंडेमिक हम लोग तो देख चुके हैं, कोरोना वायरस,
तो इसलिए ऐसी ग्लोबल डिजीज़ से लड़ने के लिए भी, ऐसी ग्लोबल डिजीज़, ग्लोबल पॉवर्टी और ग्लोबल एनवायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए हर एक कंट्री इनिशिएटिव दिखाएगी, एक दूसरे की हेल्प करेगी, सो दैट हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये था सेकंड एम एजेंडा 21 का। और थर्ड एजेंडा 21 ने क्या कहा कि ठीक है, ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पॉवर्टी, डिजीजेस और एनवायरमेंटल डैमेज। इवन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हर कंट्री की अलग अलग होती है, तो उसके लिए हर कंट्री को अपना एक लोकल एजेंडा 21 भी बना लेना चाहिए, जिससे वो अपनी कंट्री की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 हम सबको समझ में आ गया है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसी की जाए। और ये प्लानिंग मतलब क्या है? तो गाइस देखो, रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या है? रिसोर्सेज को जुडिशियस वे में यूज़ करना। जुडिशियस मतलब सोच समझ के यूज़ करना। जैसे कि जिस दिन आपका एग्जाम की डेट शीट आती है, आपके एग्जाम अनाउंस हो जाते हैं, तो आप सब लोग भी फास्ट ट्रैक पे आ जाते हो। क्या करते हो? अपनी डेट शीट चेक करते हो, अपना सिलेबस चेक करते हो, किस एग्जाम में कितनी डेट है, कितना गैप मिल रहा है पढ़ने के लिए, पूरी आप अपनी प्लानिंग कर लेते हो कि कैसे आप पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। वैसे ही हमारी कंट्री में, हर एक कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें उनको प्लान करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें जुडिशियस तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए भी रहें, आगे वाली जनरेशन के लिए भी रहे और एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। इसीलिए रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें, तो हमारे लिए भी रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में ना रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ ऐसा एरिया वहाँ पे एक रिसोर्स है, एरिया भी है, वहाँ भी रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम मध्य प्रदेश की, झारखंड की बात करें, तो वहाँ पे कौन सी रिसोर्स ज़्यादा है? कोल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, वहाँ बहुत सारा कोल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वो बहुत पानी है। गुजरात और हम राजस्थान की बात करें, तो वहाँ सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कितनी धूप खिलती है वहाँ पे, कितनी तेज़ हवाएं चलती है, तो वहाँ सोलर विंड एनर्जी है, बट वहाँ पानी नहीं है इतना। वैसे अगर हम बात करें लद्दाख की, कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ बाकी मिनरल्स नहीं है, बट लद्दाख की बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है। तो हमारे इंडिया में क्या है? रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा डेवलपमेंटल प्लान लाना पड़ेगा कि चाहे रिसोर्सेज अनइवन ही क्यों ना हो, हर एक एरिया को रिसोर्सेज के बेनिफिट्स अच्छे तरीके से मिले। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग नहीं होती है, हमारी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग होती है, और सिर्फ आज से ही नहीं होती है। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से ही, जब से हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, उसके बाद से ही हमारे यहाँ जब भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है, यानी कि 5 साल का इंडिया का डेवलपमेंट कैसा होगा, जब वाला प्लान बनता है, तो उसमें हम रिसोर्स प्लानिंग को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। पहले भी रखते थे, अब भी रखते हैं। तो क्या देखा जाता है जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे एरिया में कौन सी रिसोर्स मिल रही है, कंट्री के कौन सी एरिया में कौन सी रिसोर्स मिल रही है। अच्छा, राजस्थान में क्या है? विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। अच्छा, झारखंड में क्या है? कोल डिपॉजिट्स है। तो उन्हें आइडेंटिफाई करो, साथ ही के साथ उनको इन्वेंट्री लिखा है बुक में। इन्वेंट्री मतलब उनको एक लिस्ट बना के हमें मैप करना पड़ेगा कि इस एरिया में ये वाली रिसोर्स मिलती है। सबको आइडेंटिफाई करके उनकी इन्वेंट्री बनाओ, उन्हें लिस्ट आउट करके अपने पास समझो कि कौन सी रिसोर्स कहाँ है। जैसे आप लोग अपनी डेट शीट बना के लिखते हो ना कि कौन से एग्जाम कौन सी डेट पे है, क्या पढ़ना है, उसके लिए वैसे ही आइडेंटिफाई करो पूरे एरिया में कौन सी रिसोर्स कहाँ है और उनको लिस्टिंग करो। नेक्स्ट, अब आपको पता चल गया कौन सी रिसोर्स कहाँ है, अब एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, एप्रोप्रिएट स्किल्स के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे हम उस रिसोर्स को यूज़ कर पाए। हमें पता चल गया झारखंड और गुजरात में क्या है? विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। क्या करें उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बैठाएंगे अब कि कैसे उस विंड एनर्जी को यूज़ करें। इंस्टीट्यूशन लगाएंगे, विंड मिल्स लगाएंगे, स्किल्स लाएंगे, ऐसे इंजीनियर्स लाएंगे जो उनको जो है बनाएंगे विंड मिल्स को। ऑल दैट मतलब कि पूरी प्लानिंग करो कि किस तरीके से उस एनर्जी को यूज़ करा जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, ये हमारे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट प्लान से भी मैच करना चाहिए। यानी कि जब प्लान बनता है ना कि कैसे अब आगे आने वाले 5 सालों में हमारी कंट्री में ये डेवलपमेंट होगा, तो उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि कौन सी रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं। तो मैच होना चाहिए पूरा का पूरा हमारी प्लानिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं हमारी रिसोर्स प्लानिंग में। एंड देखो गाइस, रिसोर्स प्लानिंग में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, इंडिया पे रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज होने के साथ साथ में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी का होना। आपको पता है हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्टेट हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं,
तब भी वो बहुत डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। और कुछ ऐसे हैं जिन पे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से वो डेवलप नहीं है। ऐसे ही ब्रिटिशर्स के समय पे हुआ था। ब्रिटिशर्स कहाँ? वहाँ ब्रिटिश आइलैंड्स। कहाँ? अभी नेशनल ज़मीन यूरोप में पढ़ा ना, एक कैसा उनका देश था, आइलैंड कंट्री, ब्रिटिश आइलैंड्स। उन्होंने अपना यूनाइटेड किंगडम बनाने के बाद क्या करा? कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया। क्या करा? वो बहुत पावरफुल पे थे, उन पे ना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। उनके पास बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं थे जैसे हमारे पास थे, उन पे मिनरल्स इतने नहीं थे जैसे हमारे पास थे, बट इनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो इन्होंने क्या करा? इंडिया पे और बड़ी सारी और कंट्रीज़ पे जाके कब्जा कर लिया और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करा, अलग अलग कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करा। तो इस चीज़ से हमें समझना पड़ेगा कि जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है रिसोर्सेज की लिस्ट बना के रख लो कि हाँ भाई हमारे पे इतने रिसोर्सेज है। नहीं, रिसोर्सेज की लिस्ट बनाने के बाद टेक्नोलॉजी भी डेवलप करो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गो हैंड इन हैंड। ह्यूमन बींग्स, अभी ऊपर पढ़ा था ना, एक ट्राइंगल इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर की रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स में। तो जब रिसोर्स प्लानिंग है तो हमें क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी की भी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपनी कंट्री में इंस्टीट्यूट्स लगाएं जिसमें बच्चे जाके नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करें, ऑल दैट, यानी कि एजुकेशन मिले हमें। जैसे हम टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आए हमारी कंट्री में, जिससे हम अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाए। तो रिसोर्स प्लानिंग में सिर्फ रिसोर्सेज को ही नहीं ध्यान रखना है, साथ ही के साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग, और ऐसा हमारी कंट्री में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है गाइस, वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज डेवलप तो कर लेंगे, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम ना रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं। ठीक है, हर लेवल पे, हर एक कंट्री, हर एक देश, हर एक छोटे से छोटा शहर भी रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहा है आजकल। पॉल्यूशन बढ़ रही है उसके वजह से। तो आज क्या समय आ गया है हमारा कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उन्हें बचाना पड़ेगा। और ये बात आज हमें समझ में नहीं आई है, अभी पढ़ा तो हमने 1992 में अर्थ समिट हुई थी तब से पता है हमें। इनफैक्ट तब नहीं, उससे पहले से हमें पता था कि हमें रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा, कोल ख़त्म होने वाला है, वाटर बहुत पॉल्यूट हो रहा है, ये सब हमें पहले से पता था। इवन महात्मा गांधी जी ने, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उन्होंने पता है क्या कहा था कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, रिसोर्सेज क्यों हमें लग रहा है कम पड़ गई हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पे पूरी हैं। क्या? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पे रिसोर्सेज हैं, पर हमारी ग्रीड, हमारे लालच को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पे रिसोर्सेज नहीं हैं। क्या बोला उन्होंने? नीड को सेटिस्फाई करने के लिए है, बट ग्रीड को नहीं। आजकल आपने देखा है, इतने से एरिया में हमें जाना होता है तो हमें स्कूटी चाहिए, चाहे हम वहाँ पैदल भी जा सकते हैं। तो हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज इतनी नहीं है जितनी नीड को। अगर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो हमारी रिसोर्सेज चलती रहेंगी। बट आप आजकल से हमारी कंट्री में नहीं, हर जगह यही है, सब लोग ग्रीडी हो गए हैं, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना, उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिराइव हो रही है, माइनिंग की टेक्निक आ गई, वाटर को जो है रिवर वाटर से पाइप लगा दिए हमने, सबके घरों में पानी आ रहा है इतना सारा, टैंक्स लग गए हैं, सबमर्सिबल आ गया है, जिससे जिनसे मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, जिससे हम वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम रिसोर्सेज को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं होती हमारे पास ये टेक्नोलॉजी कि हम वाटर टेबल में से नीचे से पानी बाहर निकाल लेते तो क्या होता, हम वाटर टेबल को इतना नुकसान नहीं पहुँचाते। बट हमारे पास अब हर टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम हर एक रिसोर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम इतने रिमोट एरियाज में भी पहुँच जाते हैं, वहाँ से भी फॉरेस्ट कट करके ले आते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही भी है कि रिसोर्सेज डिप्लीट होने का एक रीज़न और क्या है। पहला रीज़न तो क्या है, ग्रिड, हम लालची हो गए हैं। दूसरा रीज़न क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, अरे भैया इतने बड़े बड़े ट्रक्स हैं, चले जाएंगे किसी भी फॉरेस्ट में, काट के ले आएंगे सारे पेड़ को, नहीं होते इतने हमारे पे इक्विपमेंट्स, तो हम नहीं कर पाते। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारा लालच रिसोर्सेज का ख़त्म होने का मेन कारण है। और एक और सोच थी महात्मा गांधी जी की, क्या वो कहते थे, प्रोडक्शन होना चाहिए बाय द मासेस। प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होना, कॉटन से शर्ट बनना, वुड से फर्नीचर बनना, ये सब जो प्रोडक्शन हो रहा है ये मासेस करनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिलके ये करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तभी तो वो खादी को प्रमोट करते थे, हैंड से होता था वो, तो उससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। वहीं पे मशीन करेगी जल्दी जल्दी काम, और क्या होगा उससे, ज़्यादा हमारा कॉटन यूज़ होता था, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हो नहीं रही थी। तो वो क्या कहते थे, रिसोर्सेज होनी चाहिए बाय मासेस, ना कि मास प्रोडक्शन। आजकल हम मास प्रोडक्शन की एज में रहते हैं,
क्या होता है मास प्रोडक्शन? अब खाली ये नहीं है कि घर पे ही स्मॉल इंडस्ट्री है, पता नहीं कहाँ हर दुनिया के हर एक कोने में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके अलग अलग हमारे लिए गुड्स बना रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्री इतनी रिसोर्सेज मास प्रोडक्शन कर रही हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज ने डिप्लीट होना है। तो गांधी जी की सोच क्या थी? प्रोडक्शन बाय द मासेज होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मिलके गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और रिसोर्सेज को भी कम नुकसान होगा। तो आज से ये सोच नहीं आई है कि हमें रिसोर्स कंजर्व करनी है, बहुत पहले से है। पूरी एक टाइमलाइन दे रखी है बुक के अंदर। अभी मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ कैसे जो है सब लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि रिसोर्स प्लानिंग करना, रिसोर्स को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। सो लेट अस सी दैट टाइम। तो आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो कि कब से 1968 से देखो यहाँ क्लब ऑफ रोम ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर डिस्कशन करा था। तो बहुत समय से पूरे आप टाइमलाइन चेक करो, रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है? लैंड एज अ रिसोर्स। तो अब हम डीप स्टडी करेंगे अपनी दो मेन रिसोर्सेज की, पहला लैंड और दूसरा सॉइल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दो ही रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कितना ज़रूरी है उन्हें बचाना और उन्हें कंजर्व करना और कैसे हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैंड एज अ रिसोर्स। तो लैंड हमारी कितनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो हम खाना खाते हैं वो लैंड से ही हम ग्रो कर पाते हैं। सारी क्रॉप खेती कहाँ होती है? लैंड पे होती है। हमारी स्कूटी कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। इंडस्ट्रीज कहाँ लगती है? रोड पे लगती है, यानी कि पूरे लैंड पे लगती है। साथ ही के साथ साथ आप लोगों का जो घर है वो कहाँ बना हुआ है? लैंड पे बना हुआ है। तो लैंड कितनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ये तो हम सबको पता ही है। हम ह्यूमंस हो, क्लोथ्स हो, फूड हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, सब कुछ हम लैंड से मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए भैया आजकल हमने लैंड को भी डिग्रेड करना शुरू कर दिया। तो लैंड का कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड को अगर हमें कंजर्व करना है तो पहले ये तो जाने कि लैंड कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में लैंड सिर्फ ऐसा सिंपल प्लेन जैसे हमें दिखता है वैसे नहीं। लैंड 3-4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास प्लेन लैंड होते हैं, जैसे कि अगर आप नदर्न प्लेन्स में रहते हो, यूपी बिहार में रहते हो, तो हमारे यहाँ बिल्कुल प्लेन ज़मीन होती है, वहाँ पे हम अच्छे से खेती कर पाते हैं। दूसरा होता है माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज रिवर के फ्लो में हेल्प करती हैं, रिवर्स बहती भी आती है माउंटेन से। अच्छे अच्छे फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन से, माउंटेन्स पे हम हिल स्टेशन का व्यू लेने भी जाते हैं। माउंटेन पे फ्लोरा एंड फौना भी होती है। थर्ड होता है लैंड किस टाइप में? प्लेट्यू फॉर्म में, यानी कि जो प्लेट्यू होता है ना थोड़ा अपवर्ड वाला, वो वाला लैंड। अब प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे मिनरल, कोल वगैरह प्लेट्यू के अंदर मिलते हैं। चौथा लैंड होता है हमारा, कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं आइलैंड्स। फोर्थ टाइप कौन सा होता है हमारे लैंड का? आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कितने टाइप्स के लैंड होते हैं हमारे। पहला प्लेन, फिर माउंटेन, फिर प्लेट्यू, फिर आइलैंड। अब इंडिया में लैंड किस तरीके से डिवाइडेड है? इंडिया में लैंड डिवाइडेड है बिटवीन प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, वैसे ही जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में जितना हमारा एरिया उसमें से प्लेन लैंड कितना है। प्लेन यानी कि बिल्कुल जो सिंपल प्लेन ज़मीन होती है जिस पे क्रॉप उगा सकते हैं हम, वो कितना है? 43% है, जिस पे बिल्डिंग बना सकते हैं आराम से, जहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं। पहाड़ों पे इंडस्ट्री लगानी मुश्किल होती है, प्लेन पे आसान होती है। तो 43% लैंड हमारा है प्लेन, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। एग्जाम में आ सकता है प्लेन पे क्या करते हैं हम? प्लेन लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं और घर बनाते हैं प्लेन लैंड पे ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा। देन सेकंड आता है हमारा माउंटेन। माउंटेन है हमारा 30%। ठीक है, माउंटेन क्या सपोर्ट करता है? एक तो रिवर्स बह के आती हैं, फ्लोरा फौना है, फर्टाइल सॉइल है, हर चीज़ में माउंटेन में हमारा हेल्प करता है। इवन ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलता है और साथ ही के साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माउंटेन्स हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्लेट्यू रीजन। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये दो तो मैंने आपको बता दिया ना कितने परसेंटेज हमारा प्लेन है और माउंटेन है। अब आप बताओ प्लेट्यू रीजन कितना है हमारा। प्लेट्यू क्या होते हैं? ये देखो आप, फ्लैट हाईलैंड एरिया विद वन स्टीप फेस। ये देख रहे हो, ये होते हैं प्लेट्यू, यानी कि जो हाईलैंड एरिया होता है ना हमारे प्लेन्स में, हमारे लैंड पे जो ऐसा हाईलैंड वाला एरिया होता है, इसको प्लेट्यू कहते हैं। और इन प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कोल और अलग अलग टाइप के अलग अलग रॉक्स निकलते हैं जिनसे हम आयरन ओर वगैरह निकलते हैं। मिनरल्स हमें इन प्लेट्यू से मिलते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, कितने मिनरल्स मिलते हैं हमें वहाँ से। तो प्लेट्यू आप मुझे बताओ कितना परसेंट है। तो आप समझ गए ना, हमारे इंडिया में प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है और प्लेट्यूज भी है। परसेंटेज भी पता चल गया और हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। इसमें अब आपको पता तो चल गया ना लैंड कैसे अवेलेबल है हमारे पास। कुछ प्लेन ज़मीन है, कुछ माउंटेन वाली ज़मीन है, कुछ प्लेट्यू वाली ज़मीन है, कुछ आइलैंड्स भी हैं। तो इन्हें यूज़ कैसे करते हैं हम, उनको भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमारा लैंड यूज़ होता है फॉरेस्ट के लिए, यानी कि वहाँ फॉरेस्ट है, अच्छा खासा फ्लोरा फौना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वो लैंड जिस पे हम खेती नहीं करते। ऐसा थोड़ी है हर लैंड पे हम खेती करते हैं, नहीं।
पहला फॉरेस्ट होता है, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जहाँ हम खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहला रीज़न या तो ये बैरन और वेस्ट लैंड है, यानी कि वो बेकार बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन पे खेती थोड़ी करोगे, नहीं ना, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा रीज़न, क्योंकि हम उस लैंड पे खेती इसलिए नहीं करें क्योंकि वहाँ हमने बिल्डिंग बना दी है, वहाँ हमने रोड बना दी है, स्कूटी चल के जाएगी इस पे से हमारी, यहाँ हमने फैक्ट्री लगा दिया, तो भैया वहाँ पे खेती कैसे करें जब पूरा का पूरा यूज़ रखा है। तो सबसे पहला हमने लैंड यूजेज कैसे पढ़ा? पहला फॉरेस्ट, दूसरा जहाँ खेती नहीं हो रही है। खेती क्यों नहीं हो रही है? या तो वो बेकार है, बैरन वेस्टलैंड है, या फिर वहाँ बिल्डिंग बन रखी है, इसलिए हम खेती नहीं कर रहे। थर्ड क्या हुआ? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और भी कुछ ऐसे लैंड होते हैं जहाँ खेती नहीं होती है, तो उनकी क्या कैटेगरीज होती है? सबसे पहला होता है परमानेंट पेस्चर लैंड्स। क्या? परमानेंट पेस्चर या फिर ग्रेस। आपने कभी रास्ते में जाते हुए कोई ऐसे देखे पार्क से दिख रहे होते हैं, वो बहुत सारी ग्रास होती है, वहाँ शीप या काऊ ना ग्रेजिंग कर रही होती है। अब वहाँ पे हम खेती क्यों नहीं करते? कर लो ना खेती, इतनी बढ़िया सी मिट्टी दिख तो रही है यहाँ पे, इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई हमारे जानवर जो हैं, हमारी कैटल जो है, उन्हें भी तो खाना है ना, तो उनके लिए वो लैंड हम लीव कर देते हैं, वहाँ खेती नहीं करते, जिससे वहाँ ग्रास उगाई जाती है जहाँ वो जाके ग्रास खाएंगे। तो नेक्स्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में एक पे तो घर बना लिया था, एक तो था ही बेकार। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है? हमने उनको पहला ग्रेजिंग लैंड, जिनको हमने जानवरों के लिए छोड़ दिया है। दूसरा होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के ट्री उगते हैं कुछ ऐसे लैंड्स पे, तो हम उन ट्रीज़ को कट नहीं करते हैं वहाँ पे खेती करने के लिए, हम उन ट्रीज़ को वहाँ ग्रो होने देते हैं, इसलिए हम उसको नेट सोन एरिया में कैलकुलेट नहीं करते। नेट सोन एरिया क्या होता है? अभी लास्ट में पढ़ोगे आप, टोटल क्रॉप कितनी उगाई जा रही है, फसलें कितनी उगाई जा रही हैं कंट्री में, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। तो जब हम वो फसलें पूरा का पूरा हिसाब लगाते हैं तब हम ये ट्री क्रॉप्स को कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? कल्चरेबल वेस्टलैंड। ऐसा लैंड जिस पे हम खेती नहीं कर रहे हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसको क्यों कहा जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड? क्योंकि इस लैंड को हमने 5 साल से ज़्यादा, 5 ईयर से ज़्यादा हो गया है और हमने यहाँ पे खेती नहीं करी है। हो सकती है यहाँ पे खेती, बट हमने 5 साल से ज़्यादा यहाँ पे खेती नहीं करी है। ये होता है हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो 3 हमने लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न पढ़ लिया, दोबारा रिवाइज करते रहो, लर्न हो जाएगा। पहला फॉरेस्ट हो गया, दूसरा वो लैंड जहाँ खेती हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? या तो वो बंजर ज़मीन है, दूसरा रीज़न या वहाँ पे बिल्डिंग बनी है, तीसरा हमने पढ़ा क्या? वो लैंड जहाँ खेती अभी भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे अलग रीज़न है खेती नहीं होने के। पहला या तो जानवरों के लिए ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ा है, दूसरा या तो वहाँ पे ट्री उग रहे हैं अलग अलग टाइप के, थर्ड क्या है? कल्चरेबल वेस्टलैंड है, इसे हमने 5 साल से ज़्यादा कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से यहाँ पे खेती नहीं करी है। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। अगला होता है हमारा फैलो लैंड। अब फैलो लैंड क्या होता है? इसके भी 2 हैं हमारे फैलो लैंड। पहला क्या हुआ? वो लैंड जहाँ पे 1 साल या 1 से कम साल से खेती नहीं हुई हो। अदर देन कलर्ड फैलो लैंड क्या होता है? जिसमें पास 1 to 5 ईयर्स में खेती नहीं हुई हो, ये होती है अदर देन फैलो लैंड। तो पर्टिकुलरली खेती तो हो नहीं रही है ना, इसमें टाइम पीरियड अलग है और इसमें टाइम पीरियड अलग है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसको एक टेबल फॉर्मेट में आई प्रोवाइड यू सो दैट आप इसे लर्न कर पाओ। ठीक है, वहाँ ऊपर जो हमने पढ़ा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वहाँ पे मोर देन एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, 5 ईयर्स से खेती नहीं होती। कौन से पे? कल्चरेबल वेस्टलैंड पे। और यहाँ पे अदर देन कलर्ड फैलो लैंड में क्या है कि पास्ट 1 to 5 ईयर्स के बीच में खेती नहीं हुई है। और जो कल्चरेबल वेस्टलैंड था उसमें तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हमने खेती नहीं करी है। चलो भैया आगे पढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? वो एरिया यानी कि वो खेत जहाँ पे साल में एक बार ही क्रॉप उगाई जा रही हो, वो होती है हमारा नेट सोन एरिया। सिंपल, जहाँ पे साल में एक बार ही क्रॉप उगाई जाती है उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया। वहीं पे ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है? देखो, कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं, कुछ ऐसे खेत भी होते हैं जहाँ पे साल में 1 से ज़्यादा बार क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कुछ क्रॉप्स उगने में कम समय लेती है, एक फसल उग गई, कटाई हो गई खेत की, तो अभी खेत में है कि हम कोई और क्रॉप उगा सकते हैं, तो कई बार फार्मर्स 1 से ज़्यादा क्रॉप भी 1 साल के बीच में उगा लेते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? तो इसमें सीन में हम लोग क्या करते हैं कि वो वाला नेट सोन एरिया और वो एरिया जहाँ पे साल में 1 से ज़्यादा बार खेती हुई हो उनको प्लस कर देते हैं, तो निकल के आ जाता है हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया। अभी आप ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाओगे। ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या हुआ? एरिया सोन देन मोर देन वंस इन अ ईयर। वो एरिया जहाँ खेती 1 से ज़्यादा बार हुई है, प्लस करेंगे उसमें हम नेट सोन एरिया, तो बन जाएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया। वो एरिया जहाँ बस एक बार हुई है और वो एरिया जहाँ 1 से ज़्यादा बार हुई है, सबको प्लस कर दोगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया आ जाएगा। तो
आप लोगों को आई होप अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेट सोन एरिया कौन सा? वो एरिया जहाँ पे साल में बस एक बार खेती हुई हो, और उस नेट सोन एरिया में अगर हम वो एरियाज मिला दें जहाँ साल में एक से ज़्यादा बार क्रॉपिंग होती है, फसलें उगती हैं, उसको भी अगर हम मिला देंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास? क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इस तरीके से गाइस लैंड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट था, दूसरा हमने पढ़ा जहाँ खेती नहीं हो रही थी क्योंकि या तो बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, या बिल्डिंग बनी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा अब यहाँ पे भी हमारी खेती नहीं हो रही थी अलग अलग रीज़न की वजह से, या तो ग्रेजिंग हो रही है, वहाँ गाय भैंस वहाँ पे चारा खा रही हैं, या फिर क्या हो गया हमारा वहाँ पे क्या है? ट्री उगे हुए हैं। थर्ड क्या हुआ? 5 साल से ज़्यादा हो गया हमने वहाँ खेती नहीं करी है। नेक्स्ट डिवीजन हमने क्या पढ़ा? फेलो लैंड्स का। पहला था इसमें करंट फेलो लैंड जिसमें एक या एक से कम ईयर हो गया बट खेती नहीं हुई है। दूसरा अदर देन करंट फेलो लैंड, यहाँ 1 से 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं हुई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा नेट सोन एरिया जहाँ पूरे साल में एक बार क्रॉप उगाई जाती है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब नेट सोन एरिया में वो एरिया भी प्लस कर दो जहाँ 1 से ज़्यादा बार क्रॉप उगाई जाती है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया गया। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही लैंड यूटिलाइजेशन हम डिटरमाइन करते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन आई होप डिटेल में आप समझ गए होंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड और नेट क्रॉप्ड एरिया भी। अब देखो आप हमारी बुक में यहाँ पाई चार्ट गिवन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं हमारे इंडिया में कैसा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखो यहाँ कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। ये 1960-61 का एक पाई चार्ट गिवन है और ये गिवन है 14-15 का। यहाँ पे आप फॉरेस्ट का ही हम चेक करते हैं, ब्लू से फॉरेस्ट मार्क्ड है, ठीक है। अब यहाँ फॉरेस्ट कवर 60-61 में 18.11% था। अब अगर हम 2014-15 की बात करें तो हमारा फॉरेस्ट कवर थोड़ा इंक्रीज हुआ, 23.3% हो गया है। तो पूरा का पूरा यहाँ परसेंटेजेस गिवन है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसा हमारा अलग अलग तरीक़ों से लैंड जो है वो यूज़ हो रहा है। बट पाई चार्ट को बाद में और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अभी आपने पूरा समझ लिया लैंड किस तरीके से यूज़ होता है, या फॉरेस्ट में या खेती होती है या खेती नहीं होती है, या लैंड बनता है पे कोई बिल्डिंग बना देते हैं, वो जानवरों के लिए कैटल को ग्रेस करने के लिए छोड़ देते हैं, या ट्री होते हैं वहाँ पे। इस तरीके से लैंड को यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। तो अब इंडिया में डेफिनेटली हमें पढ़ना पड़ेगा इंडिया में कैसे हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं। तो लैंड का यूज़ देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा लैंड हमारे पास है कितना। तो इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर लैंड हमारे पास है। हमारे पास टोटल ज्योग्राफिकल लैंड कितना है हमारा, ये इंडिया का मैप देखो, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास टोटल लैंड है, ठीक है। बट इस टोटल लैंड का ना हम पूरे तरीके से डेटा नहीं ले पाए हैं। इस 3.28 में से ना सिर्फ और सिर्फ गाइस हम 93% जो है उसका डेटा कलेक्ट कर पाए, यानी कि जांच कितना पाया, हमें 93% के बारे में पूरा पता है। 3.28 में से 93% का पूरा हमारे पास डेटा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ शहर बना हुआ है, बिल्डिंग है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ खेती हो रही है नहीं हो रही है। 93% की पूरी नॉलेज हमारे पास है। बट बचे हुए 7% की नॉलेज हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस देयर आर रीजंस। हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक्सेप्ट असम जहां हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए डेटा। कुछ एरिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका है JNK का, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कुछ एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो 93% हमारे पास पूरा टोटल डेटा है और ये भी पता है हमें वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 93% के बारे में हमें क्या क्या नॉलेज है। तो अभी आप यहाँ आओ कि जितना 93% एरिया जिसकी हमें पूरी नॉलेज है उसके बारे में अब हम अच्छे से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ 93% में हमने क्या देखा कि जो लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर है वो हमारे डिक्रीज होते जाने। ऊपर देखो यहाँ से पता चल जाएगा लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर लैंड ये रहा पर्पल से 4.71%। अब कितना हो गया है इस वाले पाई चार्ट में देखो 3.3%। तो वो जो गाय और हमारी जितनी अलग अलग शीप कैटल को वो जो ग्रेजिंग लैंड है अब हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ग्रेजिंग लैंड डिक्रीज होने से कैटल पॉपुलेशन को, एनिमल्स को कितनी प्रॉब्लम होगी सोचो। लैंड अदर देन फेलो लैंड इज ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, जो अदर देन फेलो लैंड है यानी कि जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, या तो वो कई सारे इतनी पुअर क्वालिटी के हो चुके हैं या कहीं ऐसे हो चुके हैं जहाँ कॉस्टली हो चुका है बहुत कल्टिवेशन करना। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड ओनली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। और कुछ लैंड ऐसे हमारे आजकल हो गए हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें कल्टीवेशन करना, कुछ बेकार होते जा रहे हैं, फर्टिलिटी कम होती जा रही है कि हम उन्हें साल में 1 या 2 बार ही जो है कल्टीवेट कर पा रहे हैं। तो चलो अब हमें उन लैंड के बारे में पढ़ना है जहाँ पे खेती होती है, साल में एटलीस्ट 1 बार तो होती है। वो क्या है? द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया स्टडी करते हैं अब हम। तो नेट सोन एरिया याद है ना, वो लैंड जहाँ पे साल में कम से कम 1 बार तो खेती होती ही हो।
तो चलो देखते हैं। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज वाइडली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब नेट सोन एरिया साल में एक बार खेती हो रही है या नहीं, ये स्टेट टू स्टेट अलग है। जैसे कि पंजाब जैसी स्टेट जो है वहाँ पे नेट सोन एरिया 80% है, यानी कि पंजाब की 80% लैंड पे जो है साल में एक बार तो कल्टीवेशन हो ही रही है। इट इज़ ओनली 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार। वहीं पे अगर हम इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे नेट सोन एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10% है। सच डिफरेंस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स राइज हो रही है। कुछ एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे साल में बहुत कम कल्टीवेशन हुई है, इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, खाने की हमें इतनी ज़रूरत है। तो अभी नेट सोन एरिया पढ़ लिया, पेस्टल लैंड्स का पढ़ लिया, फॉरेस्ट का दिखते हैं। इस फॉरेस्ट कवर भी तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। दो हमने अभी ऊपर देखा हमारा कुछ परसेंटेज पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, बट जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी ना 1952 की, उन्होंने कहा था कि हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%। फॉरेस्ट कितने ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फ्लोरा फौना के लिए। और वो लोग जो फॉरेस्ट के कोनों पे रहते हैं, फॉरेस्ट के पास में रहते हैं, फॉरेस्ट से ही वो सब कुछ यूटिलाइज़ करते हैं, उनके लिए भी बहुत फॉरेस्ट ज़रूरी है। पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट 33% हमारा डिज़ायर्ड रेट है, वो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। यहाँ आप देख सकते हो 33% है कि हमारे पास 2014-15 में भी, ये रहा हमारा मैप, नहीं है। तो हमें 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए, जो हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए हमारे को फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और फॉरेस्ट कवर को 33% तक तो लेकर आने के लिए इनिशिएटिव करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, पेस्चर लैंड पढ़ लिए, नेट सोन एरिया पढ़ लिया। अब यहाँ वेस्ट लैंड भी पढ़ लेते हैं, बंजर ज़मीनों के बारे में। वेस्ट लैंड में कौन सा लैंड मैंने आपको बताया था, वो या तो जो वो बंजर ज़मीन है जिससे बैरन लैंड कहते हैं, या फिर वो जहाँ पे लैंड और बिल्डिंग बन रही है। बंजर ज़मीन वाला कौन सा होता है, जहाँ बहुत पत्थरीला इलाका है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, या वो एरिड है, सूखा है वहाँ पे, या वो डेजर्ट है। और नॉन एग्रीकल्चर में जहाँ पे रोड बनी है, रेलवेज बनी है, इंडस्ट्री बनी है। अब रोड पे थोड़ी खेती करेंगे हम, रेलवे ट्रेन जा रही है वहाँ थोड़ी खेती करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर जाके थोड़ी हम खेती कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये ऑलरेडी यूजेज में है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न समझ में आ गया। अब इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न ना हमें पैराग्राफ फॉर्म में एनसीईआरटी में छुपा हुआ है, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया। ग्रेजिंग लैंड जो है हमारा वो डिक्रीज़ हो रहा है। नेट सोन एरिया हमारा कहीं किसी स्टेट में 80% है, किसी स्टेट में 10% है। अगर हम बात करें हमारे फॉरेस्ट कवर की तो 33% डिज़ायर्ड रेट है, जो हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। वेस्ट लैंड की अगर हम बात करें तो वेस्ट लैंड भी हमारे पास है, कुछ रॉकी एरिया है, कुछ डेजर्ट एरिया है, कुछ एरिड एरिया, सूखा एरिया है, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे हमने बिल्डिंग रोड बना रखी है, इंडस्ट्री लगा रखी है, रेलवे लगा रखी है। ऐसा ही इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न है। पाई चार्ट से आप उनकी परसेंटेज रीड कर सकते हो। ये रहा पाई चार्ट आपका। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हमें बता रखा है कि हम लैंड को कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, और हम उसका डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं। तो लेट अस सी कि हम अपने लैंड को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं और कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो लैंड लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा नहीं है लैंड इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं ना। और हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। ओवर क्राउडेड हो चुकी है हर सिटी, स्लम्स बन चुके हैं सिटीज़ में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपने लैंड को कंजर्व करना पड़ेगा। तो लैंड कंजर्व करने से पहले हम पढ़ते हैं अभी टॉपिक कि ऐसा हो क्या रहा है कि हमें लैंड कंजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ गई है। ये बता भी रखा है पहले ना, लैंड की इंपॉर्टेंस बताइए इस वाले बॉक्स में, कि हम लैंड पे इतने अलग अलग तरीक़ों से डिपेंड करते हैं, बट आजकल हमने अपने लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। उस वर्ड को बोला जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड फॉर सम टाइम और परमानेंटली, यानी कि लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर हमेशा के लिए कुछ समय के लिए डिट्रॉइट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, लैंड डिग्रेडेशन। अब हमारा इतना ज़्यादा लैंड को यूज़ करने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये देखो आप, प्रेजेंटली 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अंडर डिग्रेडेशन। 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड हम खराब कर चुके हैं। उसमें से 28% आता है फॉरेस्ट का लैंड जो हमने ख़राब कर दिया है, 56% वाटर इरोडेड लैंड है, और रेस्ट जो है वो हमारा लैंड डिग्रेड हो चुका है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की वजह से, यानी कि वो नमकीन हो चुका है, वहाँ नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे वो लैंड भी बेकार हो चुका है, वहाँ हम खेती नहीं कर सकते। बट लैंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हमें पता है ना। तो लेट अस सी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और फिर पढ़ेंगे कि कैसे हम सब मिलकर अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग रीज़न है। सबसे पहले देखते हैं अलग अलग स्टेट में कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश की अगर हम बात
बात करें तो इंडिया में वहाँ लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, क्योंकि माइनिंग के लिए वहाँ पे खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद कई बार ना उन एरियाज़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कवर नहीं करा जाता है, तो वहाँ लैंड डिग्रेड हो जाता है। कई बार खुदाई करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो पेड़ काटना तो है ही लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग हो रही है, लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर ग्रेजिंग करते हैं तो भी लैंड को नुकसान हो रहा है। थर्ड, देखो आप यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में इरिगेशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भी लैंड क्या हो जाता है, जब पानी भर जाता है लैंड पे, ज़्यादा पानी डल गया, ज़मीन को इतनी पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी क्या हो जाता है, भराव हो जाता है पानी का, और जहाँ पे पानी भर जाता है वहाँ वाटर लॉजिंग होती है, उस वजह से वहाँ पे पड़ा हुआ पानी सेलाइन हो जाता है, यानी कि नमकीन हो जाता है और एल्कलाइन हो जाता है नेचर में, ठीक है, तो वो लैंड भी बेकार होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा खासा लैंड है, ज़्यादा इरीगेशन की वजह से वो भी ख़राब हो जाता है। बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहा है, फ्लड की वजह से बाढ़ आ जाती है तो लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, यील्ड मतलब फसल, वही लैंड सारा खराब हो जाएगा तो फसलें कहाँ उगाएंगे। दूसरा, अगर फसल नहीं उगेगी तो हमारी इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप सोचो लैंड को सेव करने से हमें क्या मिलेगा, अगर हम लैंड को सेव करेंगे तो हमें खाना भी मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। तो लेट अस सी कि हम अपने लैंड को कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया जिससे आप एक और अच्छे तरीके से समझ पाओ कि लैंड बेसिकली कैसे ख़राब होता है। तो वो तो स्टेट बाय स्टेट हमने पढ़ा था, अलग अलग स्टेट में कैसे लैंड ख़राब हो रहा है। अगर वेरियस मेजर्स देखें हम, जैसे लैंड ख़राब कर रहे हैं हम लोग, पहला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दिया। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा गायों ने, कैटल्स ने चर लिया, घास खा लिया वहाँ। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ग्राउंड पे ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अर्बनाइजेशन, हर जगह शहर बना रहे हैं, हर जगह बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ काटे बिल्डिंग बनाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर जगह इंडस्ट्री लगा दी, खेत जहाँ बनना था वहाँ भी इंडस्ट्री लगा दी। डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, कई बार केमिकल वेस्ट लैंड पे ऐसे ही हम लोग जो है उनको डिफ्यूज़ कर देते हैं, उससे लैंड ख़राब हो जाता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा होने से भी लैंड ख़राब होता है। और बैड फार्मिंग टेक्निक, अगर गलत तरीके से फार्मिंग करी जाए तो भी लैंड ख़राब हो सकता है। तो भैया क्या करें जिससे अपने लैंड को बचा सकते हैं हम, तो देयर आर वेरियस मेजर जिससे हम अपने लैंड को बचा सकते हैं। वो मेजर जिससे हम अपने लैंड को सेव कर सकते हैं। आप ख़राब करने के तरीके तो पढ़ ही लिया अलग अलग, अब देखते हैं सेव कैसे कर सकते हैं लैंड को। इस पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ उगा के। दूसरा, रेगुलेटेड माइनिंग, माइनिंग अच्छी तरीके से करके, यानी कि अगर माइनिंग करी है तो उस एरिया को बाद में कवर करा जाए, साथ ही के साथ वहाँ पे भी पेड़ लगा दिया जाए। नेक्स्ट चीज़, सिस्टमैटिक ग्रेजिंग हो, ऐसा ना हो कि जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं वहाँ पे घास बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेज कर ली जाए, सिस्टम वे में होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज इन एरिड एरियाज, एरिड एरिया सूखा जा लगा होता है वहाँ थॉर्नी बुशेस उगा देनी चाहिए। नेक्स्ट हुआ प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, भाई इस वजह से भी बहुत लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्री जो होती है, केमिकल्स जो होते हैं उनके, अब केमिकल कितने हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, तो लैंड के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। वो ऐसे ही उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं लैंड पे, लैंड खराब, तो पहले उसको ट्रीट करना चाहिए फिर लैंड पे डिफ्यूज़ करना चाहिए। ये है कुछ मेजर्स 1 2 3 4 5 जिससे हम जो है अच्छे तरीके से लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। और भी मेजर्स है, कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करना चाहिए, ऑल दैट, इनको भी आप रीड कर सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड। मैंने आपको कहा था पहली रिसोर्स पढ़ेंगे, दूसरी रिसोर्स आती है हमारी सॉइल, यानी कि हमारी मिट्टी जिसमें हमारी खेती होती है, ठीक है। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यहाँ देख लो, सॉइल क्या है, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब सॉइल ही है जिससे हमारी प्लांट उगते हैं, सॉइल नहीं होगी तो हम रह सकते हैं नहीं। खाना क्या खाएंगे, सारा का सारा खाना तो सॉइल में ही उगता है, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में। तो सॉइल भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और सॉइल रेन्यूएबल है, इसका मतलब ये मत समझो कि 1 सेकंड में सॉइल बन जाती है, नहीं। सॉइल बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना, सबसे टॉप लेयर जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो सबसे फर्टाइल होती है, उसे फॉर्म होने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सॉइल को भी कंजर्व करें, ठीक है। तो लेट अस सी कि सॉइल बनती कैसे है। तो आपकी बुक में पूरा एक ना टेबल दे रखा है जिससे हमें बताते हैं कि किस टाइप की हमारी सॉइल होती है, सॉइल प्रोफाइल। तो पहले इस टेबल को देखते हैं। तो हमारी सॉइल कैसी होती है, ऐसी होती है सॉइल। सबसे ऊपर होती है टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो सबसे ज़्यादा रिच होती है, इसे ह्यूमस भी होती है इसमें, ठीक है। ये टॉप लेयर होती है, ये क्या है, रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसकी वजह से ही हम खेती कर पाते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेयर आती है हमारी सब सॉइल की, जिसमें वेदर, रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले होते हैं, ठीक है।
तो सब सॉइल क्या हुआ है, सेकेंड नंबर पे आती है। इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल, तो ऑब्वियसली ना इतना तो लिख सकते हो, टॉप सॉइल के नीचे आती है, तो इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल। और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं वेदर्ड रॉक, सिल्ट, क्ले और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। थर्ड आती है हमारा ये सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, और उसके अंडर आती है हमारी अनवेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। तो इस तरीके से गाइस हमारी सॉइल जो होती है, सॉइल की लेयर्स जो होती है वो डिवाइडेड है। ये जो लास्ट वाली होती है इसे बेड रॉक भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही है हमारी सॉइल की प्रोफाइल। और सबसे हमने इंपॉर्टेंट वाली कौन सी पढ़ी अभी, ये टॉप सॉइल। इसमें क्या होती है, ह्यूमस होती है, और पूरी की पूरी सॉइल को फॉर्म होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अब भैया ये सॉइल का तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, टॉप लेयर होती है, देन 3 लेयर्स और होती है। उसके बाद गाइस ये जितनी भी हमारी सॉइल्स हैं ये सब अलग अलग टाइप की होती है। कुछ सॉइल होती है उसमें कोई एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, कुछ सॉइल होती है कुछ में एक एलिमेंट ज़्यादा होता है। आप सॉइल की कलर देख के भी उन्हें पहचान सकते हो। ब्लैक कलर वाली सॉइल ब्लैक सॉइल, रेड कलर वाली सॉइल रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल की कलर अलग होता है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप की सॉइल्स है जिनके बारे में अब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने इंडिया में 6 तरीके से सॉइल को क्लासीफाई कर देते हैं। पहला एल्यूवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड और येलो सॉइल, फोर्थ लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ एरिड सॉइल एंड सिक्स्थ फॉरेस्ट सॉइल। तो सबके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में अलग अलग मिट्टी जो है वो कैसी है, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल्यूवियल सॉइल के बारे में। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये, सबसे फर्टाइल मिट्टी है ये। इंडिया के नदर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यूपी, बिहार, ये पूरा हमारा जो नदर्न बेल्ट है यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होती है। 40% ऑफ इंडिया का जो लैंड है उसमें, टोटल लैंड जो है ना उसमें से 40% एरिया में यही वाली सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल। आप मैप गिवन है आपकी बुक में जहाँ से आप देख भी सकते हो कहाँ कहाँ पे एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, वो जो हमारी रिवर्स आ रही होती है ना माउंटेन से, हमारी जो रिवर्स आ रही हैं हिमालय से, वो इस सॉइल को फॉर्म करती हैं। क्योंकि रिवर्स अपने साथ क्या लाती हैं, माउंटेन से रॉक्स लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं, और उस वजह से ये सॉइल जो है हमारी फॉर्म हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है गाइस, जो भी कोई सॉइल आएगी आपकी, पहले आपको याद करना है कि वो सॉइल कितनी परसेंटेज में है। नेक्स्ट आपको ये याद करना है वो सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया में। तो एल्यूवियल सॉइल का तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत फर्टाइल दिया। तो फर्टाइल प्लेन कौन सा है, हमारा नदर्न प्लेन। तो सबसे पहले सिंपल लिख देना, ये नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है। कुछ जो हमारी ये सॉइल है ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में भी पाई जाती है, उनके डेल्टास में। कोस्टल प्लेन के डेल्टास, ये वाला रीजन जो है यहाँ मैप में देख लो, ये जो हमारी तीनों रिवर्स है, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर्स जब अपने डेल्टास फॉर्म करती है तो यहाँ पे भी ये एल्यूवियल डिपॉजिट कर देती है। मैप में देखते रहो। इवन गुजरात एंड जो हमारा राजस्थान है वहाँ के भी कुछ एरिया में एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो इतने सारे एरिया में इंडिया के एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। तो होता क्या है इस एल्यूवियल सॉइल में, तो लेट अस सेट, अब अपने थर्ड बॉक्स पे आते हैं। तो एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड भी है, सिल्ट भी है, और क्लेई मटेरियल भी हमारी एल्यूवियल सॉइल में होता है। अब एल्यूवियल सॉइल के बारे में क्लास 9th में पूरा पढ़ा था, आपको याद है, बांगर और खादर। उसका बहुत शॉर्ट में अब हमें पढ़ना है 10th में। 9th में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था एल्यूवियल सॉइल का। जो एल्यूवियल सॉइल है ये कहाँ से आती है, रिवर्स लेकर आती है माउंटेन से, ठीक है। तो ये एल्यूवियल सॉइल अब हमें क्या पढ़ना है, कहाँ पे किस टाइप की हैगी, तो इसका भी क्लासिफिकेशन है। जैसे बांगर खादर है तो लेट अस से, तो सबसे पहले अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, यानी कि वो जगह जहाँ पे ये एल्यूवियल सॉइल गाइस स्टार्टिंग में है। माउंटेन्स की जो फुट हिल्स होती है ना, जैसे ही माउंटेन एंड हुआ, माउंटेन का सबसे लोअर वाला रीजन, वहाँ से नदी और वहाँ से जो प्लेन लैंड आ रहा है, ये माउंटेन एंड हुआ, यहाँ से जो कोई प्लेन एरिया है, इसके बीच में जो ये पूरी की पूरी सॉइल होती है, यहाँ पे बहुत कोर्स पार्टिकल्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दुआर्स, चोस या तेराई। अब इसको डिटेल में हमने 9th में पढ़ा था, दुआर्स कौन से होते हैं, चोस कौन से होता है, तेराई रीजन कौन सा होता है जहाँ मार्शी लैंड होता है। बट अभी तो हमें नहीं पढ़ना ना, हमें बस इतना पढ़ना है कि जो हमारा अपर रीजन होता है किसका, एल्यूवियल सॉइल अपर एरियाज में, माउंटेन के पास वाले एरिया में, माउंटेन की फुटहिल्स में कैसी होती है, 3 टाइप में डिवाइडेड है, दुआर्स में, चोस में और तेराई में। तो ये पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने हमारी एल्यूवियल सॉइल का, कि जो पीडमाउंट प्लेन्स है, पीडमाउंट मतलब फुट हिल्स में, माउंटेन की फुट हिल्स में कैसी है एल्यूवियल सॉइल, बहुत ताज़ी होती है। ये ऊपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये दुआर्स, चोस और तेराई में। और एक और क्लासिफिकेशन करते हैं हम अपनी एल्यूवियल सॉइल का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। आई होप ये आपको याद भी होगा, हमने 9th में पढ़ा था। एज के बेसिस पे 2 टाइप में हमारी सॉइल होती है ये एल्यूवियल सॉइल। पहली होती है बंगार
यानी कि ओल्ड एल्यूवियल, बूढ़ी होती है ये, तो बी से बूढ़ी और बी से बंगर याद कर लो, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी न्यू एल्यूवियल सॉइल, इसको कहते हैं खादर। खादर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कंकड़ नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो के से कंकड़, के से खादर, ठीक है। तो खादर में कंकड़ नोड्यूल ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। बांगर जो है थोड़ी ओल्ड है, तो समझो ऑब्वियसली फर्टाइल थोड़ी कम होती है। तो एज के बेसिस का क्लासिफिकेशन कौन सा? बांगर और खादर। और हमारा ये जो है हमारा खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो बस इतना ही पढ़ना था हमें हमारी एल्यूवियल सॉइल के बारे में। अब आगे एल्यूवियल सॉइल तो आपने समझ ली है, तो ये एल्यूवियल सॉइल है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूवियल सॉइल में पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो बहुत आइडियल है ग्रोथ की, शुगर केन के, पैडी की, वीट के, इसे आप समझ भी सकते हो। हमारा नदर्न प्लेन्स में देखा आपने यूपी में कितना शुगर केन उगाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एल्यूवियल सॉइल है, और यहाँ पे हम इसलिए शुगर केन उगा सकते हैं। पैडी और वीट का कल्टीवेशन भी नदर्न प्लेन्स में होता है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल में हम ये सब उगा सकते हैं, ठीक है। रीजन्स ऑफ द एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत यहाँ कल्टिवेशन होता है। अब वही रीजन जहाँ पे पूरा ये जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होती है, कुछ ऐसे भी रीजन है जो ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई रीजन में भी अगर हम इरिगेशन ज़्यादा कर देंगे, यानी कि वहाँ बारिश नहीं पड़ी है बस एल्यूवियल सॉइल है, तो अगर हम इरिगेशन कर देंगे अच्छे से, तो वहाँ भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया एल्यूवियल सॉइल। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा एल्यूवियल सॉइल का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉइल पे, दैट इज ब्लैक सॉइल। सॉइल नाम से ही पहचान सकते हो कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। इसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं, 1 मार्कर के लिए याद रखना। इस सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से उग जाती है, तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम बोल देते हैं। ब्लैक सॉइल बनती कैसे है? वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक से। वहाँ एल्यूवियल सॉइल रिवर ने बनाई थी, रिवर जब फ्लो के आती है माउंटेन से, तो एल्यूवियल सॉइल बनी। ब्लैक सॉइल किससे बनी? वेदरिंग, टूट जाने के, इग्नियस रॉक्स के टूटने से ब्लैक सॉइल बनती है। अब ये ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? जैसे एल्यूवियल सॉइल याद है नदर्न प्लेन्स में, रिवाइज कराती रहूंगी पहली सॉइल आपको। एल्यूवियल सॉइल नदर्न प्लेन में मिल रही थी, ठीक है। अब यहाँ हमारी ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है हमें? डेक्कन ट्रैप में। बहुत सारा एरिया ये कवर कर लेते हैं, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, एंड जो हमारे डेल्टा रीजन है किसके? गोदावरी के और कृष्णा के, गोदावरी नदी के और कृष्णा नदी के, वहाँ पे भी हमें ये सॉइल मिल जाती है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे हमें ये सॉइल मिल जाती है। अब देखते हैं हम इस सॉइल में कैसा कंटेंट होता है। तो ये जो हमारी सॉइल है ना गाइस, यहाँ पे इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मॉइस्चर को काफ़ी समय तक अपने में रोक सकती है। कौन सी? हमारी ब्लैक सॉइल। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लाइम होता है, इसलिए हम इसमें कॉटन उगा लेते हैं। बट दिस सॉइल इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ऊपर पढ़ा था एल्यूवियल सॉइल में फॉस्फोरस अच्छा होता है, इसमें फॉस्फोरस अच्छा नहीं है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम है, और मैग्नीशियम और लाइम अच्छा होता है, इसलिए हम इसमें क्या उगा देते हैं? हम इसमें कॉटन उगा देते हैं, ठीक है। तो चलो, ब्लैक सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉक करती है। चलो अब अगली सॉइल पे चलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, तो नेक्स्ट सॉइल पढ़ते हैं, ये है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो रेड सॉइल जो होती है ये क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। तो अभी ऊपर पढ़ा था ब्लैक सॉइल कैसे बनी थी? इग्नियस रॉक जब टूटते थे तो ब्लैक सॉइल बनी थी। अब रेड सॉइल कैसे बन रही है? जब ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो है उनसे बन रही है हमारी रेड सॉइल। कहाँ पे बनती है? जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, और बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, यहाँ मैप में देखो ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो इस डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, यहाँ पे हमारी रेड सॉइल होती है। और येलो और जो रेड सॉइल है, अगर इनकी स्टेट्स देखें हम, तो कहाँ है? ओडिशा में है। पूरा आपने अब डेक्कन प्लेट्यू में मार्क करके देखा ना, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, और सदर्न पार्ट जो है गंगा प्लेन के, वहाँ पे भी ये कौन सी मिलती है हमारे को? रेड एंड येलो सॉइल। अब ये जो रेड सॉइल है इसका रेड कलर क्यों हो जाता है? जब आयरन डिफ्यूज हो जाता है ना इन रॉक्स में, इसलिए इसका रेड कलर आ जाता है। और वहीं पे अगर ये हाइड्रेटेड हो जाए ये सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल में अगर वाटर कंटेंट आ जाए, ये हाइड्रेटेड हो जाए, तो ये रेड सॉइल क्या बन जाती है? ये एक येलो सॉइल बन जाती है। तो रेड एंड येलो सॉइल का हम इतना ही पढ़ना था। अब इसका ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हो, जिससे आप लर्न कर सकते हो कि रेड एंड येलो सॉइल बेसिकली कहाँ पे पाई जाती हैं। मैप क्वेश्चन में ये आ सकता है, 1 मार्कर में भी ये आ सकता है। अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट सॉइल पे, दैट इज लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारी, और ये लैटर वर्ड से डिराइव हुई है, जो एक लैटिन वर्ड है। लैटर मतलब होता है ब्रिक, और ये सॉइल जो है ब्रिक भी बनती है इस सॉइल से, ठीक है। तो ये जो सॉइल है कहाँ मिलती है? उन एरियाज में मिलती है जो ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर तो ज़्यादा ही रहता है, गर्मी रहती है वहाँ पे, और साथ ही के साथ बारिश होती है और कुछ समय बारिश नहीं होती है। ऐसे टेम्परेचर, ऐसे क्लाइमेट वाली एरिया में ये वाली हमारी सॉइल बनती है। और ये सॉइल क्यों बनती है? दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। देखो हम हर सॉइल का क्या पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है। फिर हमने पढ़ा वो सॉइल
ओरिजिनेट कैसे हुई, जैसे एल्यूवियल सॉइल, नदर्न प्लेन्स, गंगा और हमारी जितनी भी नदियाँ बह के आती है तो वो ओरिजिनेट हुई। हमारी ब्लैक सॉइल क्यों ओरिजिनेट हुई थी, इग्नियस रॉक के टूटने से। रेड सॉइल क्यों हुई, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। अब ये हमारी लैटेराइट सॉइल क्यों होती है, लीचिंग प्रोसेस की वजह से ये सॉइल बनती है। लीचिंग प्रोसेस मतलब देखो जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है ना, अब ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या होता है, एकदम से बहुत बारिश होती है फिर कुछ समय तक सूखा रहता है। तो इन एरियाज़ में क्या होता है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो बह जाती है, जो जितने भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो बह जाते हैं, तो उससे ये हमारी लैटेराइट सॉइल जो है वो बन जाती है। तो लीचिंग की डेफिनेशन पढ़ सकती हूँ। लीचिंग मतलब जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से जो इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट जो है जब वॉश हो जाते हैं तो उसे लीचिंग कहते हैं। और इसी लीचिंग के प्रोसेस से देखो हमारी ये लैटेराइट सॉइल बन जाती है। ये लैटेराइट सॉइल बहुत डीप होती है, यानी कि बहुत हमारे लैंड के ना काफ़ी अंदर तक की लेयर्स में ये लैटेराइट सॉइल फॉर्म होती है। एसिडिक होती है ये नेचर में, और जो है ये इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भैया, टॉप मोस्ट लेयर तो हमारी धुल गई ना पानी के साथ में, तो इसलिए इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। कहाँ पे पाई जाती है लैटेराइट सॉइल बहुत ज़्यादा, मैप देख लो अपनी बुक में, वहाँ पे हमें गिवन है वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र ओडिशा में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट में भी माँ के ना देखो यहाँ पे पाई जाती है। इन सब एरियाज़ में ये हमारी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। अब इन लैटेराइट सॉइल कुछ ऐसी भी होती है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा एरिया होता है लैटेराइट सॉइल का जिसमें ह्यूमस होती है। ह्यूमस क्या, ऊपर पढ़ाया था ना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो बहुत न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है, खाद, ह्यूमस। तो वो लैटेराइट सॉइल जिसमें ह्यूमस है वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट उग जाते हैं, कई जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट उग जाते हैं। कुछ कुछ लैटेराइट सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर रहती है, बट वो लेयर जहाँ पे बिल्कुल भी टॉप मोस्ट लेयर नहीं होती है वहाँ बहुत स्पार्स यानी कि बहुत थोड़ी सी वेजिटेशन हो पाती है, क्योंकि वो क्या है, वो ह्यूमस पुअर है। अगर कोई प्लांट उगाना है, पेड़ उगने, क्रॉप्स उगने हैं, तो उसको खाद की ज़रूरत होती है, ह्यूमस की ज़रूरत होती है। अगर ह्यूमस ज़्यादा होती है तो डेसिडुअस फॉरेस्ट उग जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट उग जाते हैं लैटेराइट सॉइल में। अगर ह्यूमस कम होती है तो काफ़ी कम लेवल पे क्या होती है, वेजिटेशन होती है। तो यहाँ हमने लैटेराइट सॉइल का काफ़ी सारा प्रोसेस पढ़ लिया है, क्या क्या है। अब जो है देखो ये जो लैटेराइट सॉइल होती है ना, दीज आर प्रोन टू इरोजन भी और डिग्रेडेशन भी। ये इरोड भी हो जाती है बहुत जल्दी ये सॉइल, यानी कि बह जाती है पानी के साथ में, और इसका डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस सॉइल को कंजर्व करेंगे ना, अलग अलग टेक्निक्स, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर का कैसे सॉइल कंजर्व करी जा सकती है। तो अगर हम इस सॉइल को, लैटेराइट सॉइल को कंजर्व करेंगे तो इसको हम काफ़ी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि इस लैटेराइट सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाने के बाद हम इस सॉइल से कॉफ़ी और टी ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, कर्नाटका में, केरला में, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में भी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। तो इन एरिया में कंजर्वेशन टेक्निक अपनाने के बाद हम इन्हीं एरियाज़ में क्या उगा लेते हैं, इस लैटेराइट सॉइल पे कॉफ़ी और क्या उगा लेते हैं, टी उगा लेते हैं। वहीं पे जहाँ पे रेड कलर लैटेराइट सॉइल भी मिलती है, पता है आपको, तमिलनाडु में रेड कलर की लैटेराइट सॉइल होती है और उस पे हम काजू उगा लेते हैं, कैश्यू उगाने के लिए वो बहुत सूटेबल होती है। तो अभी हमने लैटेराइट सॉइल इंपॉर्टेंट है, इसके हमने ये भी पढ़ा, उसमें क्या उग रहा है, कॉटन पढ़ा था, ब्लैक सॉइल में उग रहा था, एल्यूवियल सॉइल में व्हीट, पैडी और शुगर केन थी। अब एक और यहाँ पे आ गई है, यहाँ लैटेराइट सॉइल में रेड वाली में कैश्यू, और कर्नाटका वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कॉफ़ी और टी उगाते हैं, वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद। अब आती है हमारी नेक्स्ट सॉइल, एरेड सॉइल, यानी कि वो सॉइल जो ड्राई रीजन्स में पाई जाती है, सूखा, ठीक है, सूखी सॉइल। अब ये जो सॉइल होती है ये रेड से ब्राउन कलर की होती है और इसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंड जैसा, रेत जैसी होती है ये। अब ये सॉइल सेलाइन होती है नेचर में, यानी कि बहुत नमकीन होती है, और कई बार इस सॉइल से ना नमक भी बना लिया जाता है, ठीक है, इस सॉइल को कुछ प्रोसेस करके नमक भी बना लिया जाता है। अब ये सॉइल कहाँ मिलती है, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है, राजस्थान में मिलती है ये मिट्टी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जहाँ पे, और इवेपोरेशन का रेट बहुत फास्टर होता है, तो इसलिए ये सॉइल में क्या नहीं है, ह्यूमस नहीं होता। वो जो खाद है ना, टॉप मोस्ट लेयर जो प्लांट्स उगा पाती है, जो मॉइस्चर ला पाती है, वो बिल्कुल भी इस सॉइल में नहीं होता है। तो इस सॉइल में ह्यूमस भी नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, इसलिए इस पे हम ज़्यादा क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सूखी सॉइल, एरिड सॉइल कह देते हैं। तो ये हो गई हमारी एरिड सॉइल। अब आती है गाइस हमारी लास्ट सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। अब ये सॉइल कहाँ मिलती है, हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट हो। मैप में देख सकते हो कहाँ मिल रही है ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल। अब ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है इसे एक माउंटेन से समझो, इसका टेक्सचर डिपेंड करता है माउंटेन के क्लाइमेट से। अब एक माउंटेन कैसा होता है, ये हम बनाते हैं एक माउंटेन, ये हमारा एक माउंटेन है, तो ये माउंटेन के अपर स्लोप्स होते हैं यहाँ पे, और एक होता है माउंटेन की वैलीज जो होती है, वैली साइड,
अब ये जो अपर स्लोप्स होते हैं, यहाँ पे ये जो सॉइल होती है फॉरेस्ट सॉइल, ये कोर्स होती है यानी कि खुरदुरी होती है, ठीक है, और उतनी फर्टाइल नहीं होती है जितनी यहाँ लोअर एरिया में होती है, यानी कि वैलीज़ में होती है। वैलीज़ में जो माउंटेन सॉइल होती है, सॉरी ये जो फॉरेस्ट सॉइल होती है, ये लोमी होती है और सिल्टी होती है और ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि देखो माउंटेन स्लोप क्या है, बहती हुई कोई चीज़ आ रही है, तो ऐसा भी हो जाता है कि ये जो सॉइल होती है, जो अच्छे अच्छे उसकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नीचे वाली वैली साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब ये जो सॉइल है ये माउंटेन्स में पाई जाती है, हिमालयाज़ में भी पाई जाती है, और हिमालय के काफ़ी सारे एरिया पे बर्फ़ भी पड़ती है। तो वो एरियाज जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है हिमालयाज़ में, वहाँ पे ये जो सॉइल होती है गाइस, इसमें डेनडेशन हो जाता है। डेनडेशन मतलब ये ख़राब हो जाती है क्योंकि बर्फ़ पड़ने से एसिडिक हो जाता है नेचर, इसलिए जो हिमालय के वो एरियाज़, माउंटेन वो एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, ये सॉइल का ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है। बट वो एरिया जहाँ पे वैली है ना, वैली साइड, वहाँ ये फर्टाइल रहती है सॉइल। तो पूरा पढ़ लिया हमने फॉरेस्ट सॉइल का, कैसे है, कहाँ है, माउंटेन एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में है। माउंटेन के अपर स्लोप में कोर्स होती है इसका टेक्सचर, माउंटेन की वैली साइड में ये लोमी और सिल्टी होती है। बर्फ़ पड़ने वाले एरिया में इसका ह्यूमस कंटेंट लो होता है, ये एसिडिक हो जाती है, वहीं पे वैली साइड में ये सही रहती है, फर्टाइल रहती है, आप वहाँ खेती कर सकते हो। क्या उगाते हैं ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, ठीक है। चलो भैया, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक कि हमें सॉइल को कैसे कंजर्व करना चाहिए और सॉइल एक्चुअली में ख़राब होती कैसे है। सो अब पढ़ लेते हैं सॉइल इरोजन और सॉइल का कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन ना गाइस, पहले ये समझो, ये सॉइल इरोजन ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में ना ये सब चलता रहता है कि सॉइल इरोड हो रही है यानी कि बह रही है, और जो है सॉइल फॉर्म भी होती रहती है। तो सॉइल इरोजन ना नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होती है और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी होती है। बट आजकल हम लोग इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो गया, पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है कि सॉइल इरोजन का रेट इंक्रीज़ हो गया, इसलिए हमारे को जो है कंजर्व करना पड़ेगा अब अपनी सॉइल को भी। वरना तो चलता रहता है एनवायरनमेंट में, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और नई नई मिट्टी बनती भी रहती है। बट हम लोग जो है बार बार क्या कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इतनी बिल्डिंग बना रहे हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और नेचुरल भी है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट देते हैं, सॉइल बह जाती है। हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास जो है, जब सारी घास खा जाते हैं ना ये सारे हमारे बकरी और सारी कैटल्स, तो वहाँ की मिट्टी बह जाती है। माइनिंग करने की वजह से भी हमारी सॉइल इरोड हो जाती है और सॉइल ख़राब हो जाती है। कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से सॉइल ख़राब होती है, फ्लड, विंड की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उसकी वजह से, कुछ नेचुरल फैक्टर की वजह से सॉइल इरोड होती है। बट ये क्या है, ये चलता रहता है एनवायरनमेंट पे। बट अभी एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान है सॉइल के इरोजन से। क्यों? क्योंकि इसका रेट बहुत इंक्रीज हो गया, इतनी सॉइल फॉर्म नहीं हो पाती है जितनी सॉइल इरोड हो जाती है। अब पढ़ते हैं गाइस इस सॉइल इरोजन की डेफिनेशन। तो पता तो चल गया सॉइल इरोजन नॉर्मल प्रोसेस है, होता रहता है, बट अब इसका रेट बहुत इंक्रीज हो गया है। अब सॉइल इरोजन है क्या, जब जो हमारी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है ना फर्टाइल वाली, जब वो बह जाती है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। या फिर आप बोलो द डेनिडेशन, डेनिडेशन मतलब खराब हो जाना, डेनिडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, उसका खराब हो जाना, उसका बह जाने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड यू नो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। दो टाइप के सॉइल इरोजन हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला है गली इरोजन, जिसमें सॉइल में गलियां बन जाती हैं, और दूसरा है शीट इरोजन। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं हम गली और शीट इरोजन। तो गली इरोजन क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, ये जो सॉइल होती है हमारी, उसमें से वाटर निकल के जाता है और वाटर डीप चैनल बना देता है, कट बना देता है। ठीक है, तो चलो भैया इसको थोड़ा मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक जगह, यहाँ मिट्टी, यहाँ पे आया पानी, और वो पानी ने यहाँ पे एक ऐसा चैनल बना दिया। ये देख रहे हो, इस फोटो से देखो ना, यहाँ पानी पड़ा तो पानी ने बीच में एक चैनल बना दिया, यहाँ पानी भर गया है, ये गली टाइप बन गई है। अब क्या हुआ, यहाँ से सारी मिट्टी खराब हो गई, यहाँ की मिट्टी भी इसके अंदर गिरती रहेगी और वॉश डाउन हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, गली इरोजन। क्या होता है, कई बार पानी की वजह से डीप चैनल बन गया ना, गड्ढा सा बन गया है, और इसके अंदर और मिट्टी गिरती रहेगी और सारी मिट्टी खराब हो जाएगी, तो इसको कहते हैं हम गली इरोजन। तो रीड कर लो इसकी डेफिनेशन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल नोन एज गलीज। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो क्लेई सॉइल होती है इसमें रनिंग वाटर आता है और वो डीप चैनल बना देता है, गड्ढे बना देता है, जिन्हें हम कहते हैं गली। अब ये एरिया जहाँ पे ऐसे गलीज बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, अब बेकार हो गया है, वो सारी टॉप सॉइल ना बह बह के इस गड्ढे में आती रहती है, तो ये बेकार हो जाए कल्टीवेशन के लिए, और इसको फिर हम कह देते हैं बैड लैंड। तो ये होता है हमारा गली इरोजन। ठीक है, तो ये इरोजन में क्या हुआ, पानी आया, पानी ने
गड्ढा बनाया और उससे पूरा का पूरा लैंड बेकार हो जाता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। अब जो हमारा चंबल बेसिन है, यानी कि चंबल रिवर का जो बेसिन है, वहाँ पे भी ऐसा ही हो जाता है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से कई बार जो है बैड लैंड बन जाता है, यानी कि ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, गलीज बन जाती हैं। वहाँ पे इस लैंड को क्या बोल दिया जाता है? रेवाइंस। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, चंबल बेसिन में इस लैंड को क्या बोला जाता है? रेवाइंस बोला जाता है। सेकंड टाइप ऑफ इरोजन शीट इरोजन होता है। इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, वो पानी के साथ बह जाती है। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? सबसे फर्टाइल वाली, सबसे अच्छी वाली, वो बह गई तो सॉइल खराब, ठीक है, इतनी अच्छी थोड़ी रहेगी, उसके बहने को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। थर्ड, विंड से भी कई बार इतनी तेज हवा चलती है तो पूरी की पूरी जो टॉप लेयर है वो बह जाती है, सॉरी उड़ जाएगी ना उसके साथ, विंड के साथ, तो उससे भी इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ रीजन जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, पहला गली पड़ा, दूसरा शीट, तीसरा विंड, फोर्थ होता है गलत तरीके से फार्मिंग अगर हम करें तो हमारा सॉइल इरोजन हो सकता है। गलत तरीके से फार्मिंग मतलब फॉर एग्जांपल आप माउंटेन एरियाज में देखो, अगर गलत तरीके से फार्मिंग हो, ये माउंटेन का स्लोप है, ठीक है, अब स्लोप पे क्या होता है, यहाँ बारिश आएगी तो पानी ऐसे बह जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अपनी क्रॉप्स भी ऐसी ही उगा देंगे, ये यहाँ पे क्रॉप्स उगा दी हैं, साथ ही के साथ यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है क्या होगा, बह जाएगी साथ में पानी के। वहीं पे अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाएंगे कि हम रोक दे पानी के बहना, तो हमारी जो यहाँ की मिट्टी है वो नहीं बहेगी, ठीक है। तो कई बार गलत फार्मिंग टेक्निक की वजह से भी क्या होता है, हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है पूरा का पूरा सॉइल इरोड हो जाती है। तो अब भैया प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली, काफ़ी सारे रीजन जिसकी वजह से सॉइल जो है इरोड हो रही है। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन, कैसे हम टॉप मोस्ट लेयर को बचा सकते हैं, अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारी बुक में बताया गया काउंटर प्लॉइंग, जो माउंटेन एरियाज़ में बहुत हेल्प करता है। अब माउंटेन एरियाज़ में मैंने आपको समझाया क्या होता है गाइस, माउंटेन एरियाज में क्या होती है, स्लोप्स होती है। ये माउंटेन है, ये माउंटेन का स्लोप है, तो अगर बारिश आएगी तो पानी ऐसे बह जाएगा, और यहीं पे अगर हमने इसी डायरेक्शन में अगर क्रॉप्स लगा दी होंगी तो क्रॉप भी बह सकती है, टॉप मोस्ट लेयर मिट्टी की बह सकती है, फिर वो फर्टाइल नहीं रहेगी, कैसे उगेगी क्रॉप। तो रादर देन जब हम खेत की जुताई करते हैं ना, प्लॉइंग करते हैं, रादर देन कि हम इस स्लोप में ही बनाएं, हम अप एंड डाउन द स्लोप्स, इस तरीके से, यहाँ पे एक फोटो लगाई है मैंने, देख सकते हो, अप एंड डाउन द स्लोप्स अगर हम फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर पानी आएगा तो पानी बीच में रुकेगा, फिर रुकेगा, फिर रुकेगा, फिर रुकेगा, तो मिट्टी ऐसे बह नहीं पाएगी, ठीक है, शीट इरोजन नहीं होगा। अगर हम काउंटर प्लॉइंग कर देंगे, ऐसे अप एंड डाउन द स्लोप थोड़ा रुक पाएगा पानी, और ऐसे एकदम से यूँ बहता हुआ नहीं चला जाएगा हमारी टॉप मोस्ट लेयर को लेता हुआ। तो अगर काउंटर प्लॉइंग करेंगे तो हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा काउंटर प्लॉइंग के साथ में अगर हम टेरेस फार्मिंग करें। टेरेस फार्मिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम ऐसे सीढ़ियाँ टाइप बना दे, ये ईस्टर्न और हमारा ईस्टर्न ना नहीं वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में इस टाइप की फार्मिंग होती भी है, वेस्टर्न और सेंट्रल, ये सीढ़ियाँ ऐसी बना दी जाती है, तो अगर बारिश आ भी रही है तो पानी पहले यहाँ रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, तो इस वजह से इतना सॉइल इरोजन नहीं होता। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, स्ट्रिप फार्मिंग में हम ये एक जगह पे क्रॉप है, उसके बीच में यहाँ पे खाली मिट्टी है, फिर क्रॉप है, फिर खाली मिट्टी है, तो जहाँ जहाँ पे खाली मिट्टी अगर हम वहाँ घास उगा देंगे तो भी क्या होगा, हमारा इरोजन नहीं होगा। कई बार तेज़ हवा चलती है तो क्रॉप वाले के बराबर, ये एक बेल्ट है, यहाँ क्रॉप है, उसके बराबर में क्या हो रखी है, मिट्टी है, तो बहुत तेज़ हवा चलने पे सारी मिट्टी मिट्टी बह जाती है। तो अगर हम ग्रास लगा देंगे तो ग्रास उस मिट्टी को पकड़ के रखेगी, वो बहेगी नहीं, ठीक है, तो उससे हमारा सॉइल इरोजन बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट तो बहुत कॉमन है, आप समझ सकते हो, ऐसा एरिया जहाँ हमें पता है बहुत तेज़ हवाएं चलनी है, भैया हवा आएगी मिट्टी को बहती हुई ले जाएगी, हवा के साथ या आपको पानी आएगा सारी मिट्टी बह के ले जाएगा, सारी टॉप मोस्ट सॉइल चली जाएगी। तो अगर हम वहाँ पेड़ उगा दें, बिल्कुल बेल्ट में इकट्ठे अगर बहुत सारे पेड़ उगा दे, तो क्या होगा, अगर विंड चल रही है तो विंड की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, और विंड जो है क्या करेगी, मिट्टी को नहीं बह अपने साथ उड़ा के ले जा पाएगी। पानी होगा तो पानी भी रुक जाएगा, इस वजह से क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर हमारी ख़राब नहीं होगी। शेल्टर बेल्ट हमारे राजस्थान के एरिया में भी बहुत काम आ सकते हैं, जहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे पूरी मिट्टी जो है हवा के साथ उड़ जाती है। वहाँ डेजर्ट एरिया में बहुत तेज़ हवा चलती है ना, तो यहाँ हमारे बुक में गिवन भी है कि जहाँ सैंड ड्यून्स होते हैं वहाँ पर भी शेल्टर बेल्ट हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। तो हमने चारों मेथड पढ़ लिए हैं, 5 है सॉरी, काउंटर प्लॉइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग और हमारा लास्ट कौन सा हुआ, शेल्टर बेल्ट। हाँ 4 ही तो हुए, इसके थ्रू हम सॉइल इरोजन होना बचा सकते हैं। और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट गाइस। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करा है, जिससे आपको सब याद हो जाए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सॉइल कौन सी कहाँ मिल रही थी ना, अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मैंने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना दिया आपके लिए, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर यही नोट्स को अगर आपको एक्सेस करना है, सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए, तो पिंड कमेंट में से चेक कर लो, मैं अपलोड कर देती हूँ।
यहीं यूट्यूब के पिन कमेंट में देख लो अभी इस वीडियो के। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे मैं सारे नोट्स इंग्लिश के, SST के, सभी सब्जेक्ट्स के अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ से एक्सेस कर लेना। इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो पिन कमेंट में से चेक कर लो। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो। क्लास 10 SST के NCERT क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं। इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन देखने हैं, तो सभी के लिए प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हो। और सभी के नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो। और बाकी विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।